जून 2014। वर्मोंट का एक छोटा सा कस्बा। रोनाल्ड रीड नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति 92 वर्ष की आयु में खामोशी से इस दुनिया से चला जाता है। वहां के स्थानीय लोगों के लिए रोनाल्ड बस भीड़ का एक हिस्सा थे, एक ऐसा साया जो सबके बीच होकर भी किसी की नजर में नहीं आता था। 25 साल तक उन्होंने स्थानीय पेट्रोल पंप पर गाड़ियां ठीक की और उसके बाद 17 साल तक उन्होंने जेसी पेनी स्टोर में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया। 38 साल की उम्र में उन्होंने $12,000 में 2 कमरों का एक छोटा सा घर खरीदा और अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिता दी। उनका सबसे बड़ा शौक था लकड़ियां काटना। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो एक फटी पुरानी फलालैन की जैकेट पहनते थे जो सेफ्टी पिन के सहारे टिकी रहती थी। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो इस मामूली से सफाई कर्मचारी ने पूरी दुनिया की सुर्खियों में जगह बना ली। इसलिए नहीं कि वो कौन थे, बल्कि इसलिए कि वो अपने पीछे क्या छोड़ गए थे। जब उनकी वसीयत और दस्तावेज खोले गए तो लोगों को धूल नहीं मिली, उन्हें मिले स्टॉक्स। जी हां, उन्हें $8 मिलियन यानी करोड़ों की संपत्ति मिली। उन्होंने अपनी सौतेली संतानों के लिए 2 मिलियन छोड़े और बाकी के 6 मिलियन अपने स्थानीय अस्पताल और लाइब्रेरी को दान कर दिए। पर कैसे? न कोई लॉटरी लगी थी, न कोई विरासत मिली थी और न ही कोई गुप्त व्यापार था। उन्होंने बस अपनी छोटी सी कमाई से जो बचा सके उसे बचाया और इंतजार किया। दशकों तक बचत का वह छोटा सा बर्फ का गोला इतने लंबे समय तक लुढ़कता रहा कि अंत में वह एक विशाल हिमस्खलन बन गया। अब दृश्य बदलिए और रिचर्ड फुस्कोन नाम के व्यक्ति को देखिए। रिचर्ड रोनाल्ड का बिल्कुल उल्टा था। हार्वर्ड से पढ़ा हुआ मेरिल लिंच का एक बड़ा अधिकारी, एमबीए की डिग्री, फाइनेंस की दुनिया का एक ऐसा सफल व्यक्ति जो 40 साल की उम्र में ही रिटायर हो गया ताकि समाज सेवा कर सके। 2000 के दशक के मध्य में रिचर्ड ने भारी कर्ज लेकर कनेक्टिकट में 18,000 वर्ग फुट का एक महल जैसा घर बनवाया। उसमें 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैरेज थे। उस घर का महीने का रखरखाव का खर्चा इतना था जितना ज्यादातर लोग साल भर में कमाते हैं। फिर 2008 का आर्थिक संकट आया। जिस वक्त उस सफाई कर्मचारी का धीरे धीरे जमा किया हुआ पैसा बढ़ रहा था, उसी वक्त उस एग्जीक्यूटिव का उधारी पर खड़ा किया गया साम्राज्य पिघल रहा था। फुस्कोन दिवालिया हो गए। बैंक ने उनके महल जैसे घर को जब्त कर लिया। वह घर कौड़ियों के दाम बिका। यहां एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का दिमाग चकरा देती है। दुनिया का ऐसा और कौन सा क्षेत्र है जहां बिना पढ़ा लिखा एक सफाई कर्मचारी दुनिया के सबसे कुलीन और शिक्षित विशेषज्ञों को पछाड़ सकता है? चिकित्सा में यह असंभव है। एक सफाई कर्मचारी हार्वर्ड के सर्जन से बेहतर दिल का ऑपरेशन नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग में यह नामुमकिन है। एक सफाई कर्मचारी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बेहतर पुल का डिजाइन नहीं बना सकता। लेकिन फाइनेंस यानी पैसों की दुनिया में ये होता है, क्योंकि पैसा कोई हार्ड साइंस या रटा रटाया विज्ञान नहीं है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, ये इस बारे में है कि आप व्यवहार कैसा करते हैं। ये एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका आईक्यू मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि आप अपने डर, अपने अहंकार और अपने धैर्य को कैसे संभालते हैं। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी धन का मनोविज्ञान है। इन कड़ियों को जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम है मॉर्गन हाउसल। हाउसल कोई शेयर बाजार के गुरु नहीं है जो आपको अगले मंगलवार तक लैम्बोर्गिनी दिलाने का वादा करे। वे एक आर्थिक इतिहासकार और पत्रकार हैं। उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक द वॉल स्ट्रीट जर्नल और एडमोटली सूल के लिए लिखा है। दिन ब दिन उन्होंने कमरे में मौजूद सबसे चतुर लोगों को भयानक गलतियां करते देखा। उन्हें एहसास हुआ कि हमें पैसों के बारे में ऐसे सिखाया जाता है जैसे कि यह भौतिक विज्ञान हो, जैसे कि इसके कुछ नियम हैं, सूत्र हैं और परिणाम निश्चित हैं। हमें बताया जाता है कि अगर हम सही डेटा और सही समीकरण खोज लें तो हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन हाउसल ने महसूस किया कि पैसा स्प्रेडशीट पर नहीं बनता, पैसा तो रात के खाने की मेज पर बनता है।
ये मंदी की खामोश दहशत में बनता है। ये तब बनता है जब आप अपने पड़ोसी की नई कार को देखते हैं और मन में थोड़ी जलन महसूस करते हैं। ये तब होता है जब आप सुबह 3 बजे उठते हैं, छत को घूरते हैं और सोचते हैं कि क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है। उन्होंने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने एक त्रासदी देखी। हम एक मनोवैज्ञानिक समस्या को कैलकुलेटर से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पैसे को गणित की तरह देखते हैं, लेकिन पैसा वास्तव में इतिहास, समाजशास्त्र और जीव विज्ञान का मिश्रण है। हाउसल की खोज बहुत सरल थी। पैसे के मामले में अच्छा करने का संबंध आपकी बुद्धिमानी से कम और आपके व्यवहार से ज्यादा है। तो वह व्यवहार कैसा दिखता है? अगर हम भारी भरकम शब्दों, अनुपातों और जटिल डेटा को हटा दें, तो क्या बचता है? आइए इस किताब के 3 सबसे खतरनाक और शक्तिशाली सिद्धांतों को देखें। पहला, मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी कार में बैठे आदमी का विरोधाभास। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और एक फेरारी आकर रुकती है। वह चमकदार है, उसकी आवाज दमदार है। ड्राइवर उसे किनारे पर रोकता है। आप क्या करते हैं? आप कार को घूरते हैं। आप खुद को ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं, अगर मेरे पास वह कार होती तो लोग मुझे कूल समझते। वे सोचते कि मैं कितना सफल हूं। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। आपको उस ड्राइवर की कोई परवाह नहीं है। आप ड्राइवर की तरफ देखते भी नहीं हैं। आप उस ड्राइवर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी फंतासी, अपने सपने को पूरा करने के लिए एक पुतले की तरह कर रहे हैं। ड्राइवर सोचता है कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। आप तो बस उसकी चीज की प्रशंसा कर रहे हैं। हाउसल हमें यहां एक गहरा सबक सिखाते हैं। लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, अमीर से गरीब होने का सबसे तेज रास्ता है। हम रिच, अमीर और वेल्दी, दौलतमंद होने में फर्क नहीं कर पाते। रिच होना मतलब आपकी वर्तमान आय। ये वो चीजें हैं जो दिखाई देती हैं, फेरारी, हीरे, इंस्टाग्राम की तस्वीरें। आपको पता है कि कोई अमीर है क्योंकि आप उसके खाते से पैसा निकलकर सामान खरीदते हुए देखते हैं। लेकिन वेल्थ यानी असली दौलत छिपी होती है। दौलत वो फेरारी है जो खरीदी नहीं गई। दौलत वो हीरा है जो नहीं खरीदा गया। दौलत वो आय है जिसे खर्च नहीं किया गया। दौलत एक ऐसा विकल्प है जिसे अभी चुना नहीं गया है। ये बैंक में रखा वो पैसा है जो आपको अपनी नापसंद नौकरी छोड़ने, किसी मेडिकल इमरजेंसी को संभालने या जल्दी रिटायर होने की आज़ादी देता है। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो साधारण दिखते हैं लेकिन असल में दौलतमंद हैं, और ऐसे लोग जो अमीर दिखते हैं लेकिन बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। सावधान रहें कि आप किसे अपना आदर्श मानते हैं। दूसरा, पर्याप्त, इनफ की शक्ति। जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे दांव पर लगाने का कोई तुक नहीं बनता, सिर्फ उन चीजों के लिए जो आपके पास नहीं है और जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। हाउसल रजत गुप्ता की कहानी बताते हैं। 2008 में गुप्ता के पास $100 मिलियन यानी अरबों रुपये थे। वे एक सीईओ थे, समाज सेवी थे और समाज में उनका बहुत बड़ा रुतबा था। वे कुछ भी कर सकते थे। वे पीढ़ियों तक सिर्फ अपने पैसों के ब्याज पर राजाओं की तरह जी सकते थे। लेकिन वे अरबपति, बिलियनियर बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी आज़ादी और अपने $100 मिलियन को दांव पर लगा दिया, सिर्फ थोड़ा और पाने के लिए। वे पकड़े गए, उन्हें जेल हुई, उन्होंने सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्टॉप बटन नहीं था। पैसे से जुड़ा सबसे मुश्किल कौशल है मंजिल की लकीर को आगे खिसकाना बंद करना। अगर आपकी आमदनी के साथ आपकी उम्मीदें भी बढ़ती रहीं, तो आप कभी दौलतमंद नहीं हो पाएंगे। आप बस ट्रेडमिल पर और तेज दौड़ते रहेंगे। आधुनिक पूंजीवाद 2 चीजों में माहिर है, धन पैदा करना और ईर्ष्या पैदा करना। अगर ईर्ष्या आपकी गाड़ी चलाएगी तो एक दिन आप खाई में गिरेंगे। आपको तय करना होगा कि आपके लिए पर्याप्त यानी इनफ क्या है। तीसरा, कंपाउंडिंग जादू है और ये हमारी समझ से परे है।
इंसानी दिमाग सीधी रेखा में सोचने के लिए बना है। अगर मैं 1 कदम चलता हूं तो मैं 1 मीटर आगे बढ़ता हूं, 2 कदम चलता हूं तो 2 मीटर। हम एक्सपोनेंशियल यानी गुणात्मक वृद्धि को समझने में बहुत कच्चे हैं। वॉरेन बफे को ही लीजिए। हम उनके द्वारा चुने गए स्टॉक्स का अध्ययन करते हैं, हम उनके सालाना पत्रों का विश्लेषण करते हैं, हम उनके पोर्टफोलियो की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनकी दौलत के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। वॉरेन बफे आर्थिक जीनियस हैं, सही है, लेकिन उनका गुप्त हथियार उनकी होशियारी नहीं थी। उनका हथियार था समय। बफे ने 10 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था। 30 साल की उम्र तक उनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन थी। आज उनकी संपत्ति $100 बिलियन से अधिक है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, उनकी 99.7% संपत्ति उनके 50वें जन्मदिन के बाद आई। अगर बफे ने एक आम इंसान की तरह 30 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया होता और एक आम इंसान की तरह 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते, तो आपने उनका नाम कभी नहीं सुना होता। उनकी संपत्ति शायद $11 मिलियन होती। सम्मानजनक लेकिन महान नहीं। सबक क्या है? आपको भूसे के ढेर में सुई खोजने की जरूरत नहीं है। आपको हर साल 50% रिटर्न की जरूरत नहीं है। आपको बस औसत रिटर्न चाहिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक। चुपचाप बैठो और इंतजार करो, यही करना सबसे मुश्किल है। तो हम इस दर्शन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? हम उस सफाई कर्मचारी का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? यहां आपके लिए 4 चरणों वाला प्लान है। पहला चरण, एक निराशावादी की तरह बचाएं और एक आशावादी की तरह निवेश करें। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह अस्तित्व बचाए रखने की कुंजी है। कम समय के लिए आपको थोड़ा डरपोक होना होगा। आपको नकदी चाहिए, आपको इमरजेंसी फंड चाहिए, आपको यह मानकर चलना होगा कि कार खराब होगी, नौकरी जाएगी और बाजार गिरेगा। वह डर आपको खेल में बनाए रखता है। यह आपको मजबूरी में अपने स्टॉक्स बेचने से रोकता है ताकि आप खाना खरीद सकें। लेकिन लंबे समय के लिए आपको आशावादी होना होगा। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि युद्ध, महामारियों और मंदी के बावजूद समस्याओं को सुलझाने और मूल्य पैदा करने की इंसानी क्षमता बढ़ेगी। दूसरा चरण, तार्किक, रैशनल, नहीं व्यावहारिक, रीजनेबल बने। कागज पर कम ब्याज वाले होम लोन को जल्दी चुकाना गणितीय रूप से गलत है। आप उस पैसे को S&P 500 में निवेश करके ज्यादा कमा सकते हैं। एक स्प्रेडशीट आपको बताएगी कि घर का लोन कभी मत चुकाओ, लेकिन आपको ये स्प्रेडशीट नहीं है। आप एक इंसान हैं जिसे रात को चैन की नींद चाहिए। अगर अपना कर्ज चुकाने से आपको मन की शांति मिलती है तो उसे चुका दीजिए, भले ही गणित गलत हो। सबसे अच्छी वित्तीय रणनीति वह है जिस पर आप तब भी टिके रह सकें जब दुनिया में आग लगी हो। अगर व्यावहारिक होना आपको घबराहट में बेचने से रोकता है, तो व्यावहारिक होना तार्किक होने से ज्यादा फायदेमंद है। तीसरा चरण, आज अधिक खरीदें। चीजें खरीदना बंद करें, समय खरीदना शुरू करें। हर वो रुपया जो आप बचाते हैं, वह आपके भविष्य के लिए एक कूपन की तरह है। जब आपके पास बचत नहीं होती, तो आपको जो पहली नौकरी मिले उसे करना पड़ता है। आपको उस बुरे बॉस को झेलना पड़ता है। आप अपने बिल्लों के गुलाम होते हैं। जब आपके पास 6 महीने का खर्चा जमा होता है, तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। आप सही नौकरी का इंतजार कर सकते हैं। आप अपना मनपसंद काम करने के लिए कम वेतन भी ले सकते हैं। पैसे का सबसे बड़ा मूल्य, और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता, यह है कि यह आपको आपके समय पर नियंत्रण देता है। चौथा चरण, अपना नजरिया बड़ा करें। अगर आप रोज अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आप सिर्फ शोर देख रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार को रोजाना आधार पर देखते हैं, तो यह सिक्का उछालने जैसा है, ऊपर जाएगा या नीचे, कौन जानता है। लेकिन अगर आप इसे 20 साल के नजरिए से देखते हैं, तो पैसे खोने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। इस साल बाजार को मात देने की कोशिश बंद करें। अगले 20 वर्षों तक बाजार में टिके रहने की कोशिश करें। हम अपनी पूरी जिंदगी एक नंबर, एक संख्या के पीछे भागते हुए बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम 1 मिलियन
या 10 मिलियन या 100 मिलियन कमा लेंगे तो हम आखिरकार सुरक्षित महसूस करेंगे, हम आखिरकार सफल महसूस करेंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें एक ऐसी बात याद दिलाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। दिन के अंत में आप कब्रिस्तान के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं या आप दुनिया के सबसे आजाद इंसान बन सकते हैं। रोनाल्ड रीड, वो सफाई कर्मचारी, उसके पास कोई बहुत तेज दिमाग नहीं था, उसके पास बड़े संपर्क नहीं थे, उसके पास ब्लूमबर्ग टर्मिनल नहीं था, उसके पास धैर्य था, उसके पास विनम्रता थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका अपने खुद के मनोविज्ञान पर नियंत्रण था। वह समझ गया था कि असली दौलत का मतलब शहर में सबसे बड़ा घर होना नहीं है। इसका मतलब है सुबह उठकर यह कहना, आज मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। पैसे के साथ आपका रिश्ता असल में खुद के साथ आपके रिश्ते का ही एक प्रतिबिंब है। तो उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करना बंद करें जिन्हें आपकी परवाह नहीं है। उस बाजार को हराने की कोशिश बंद करें जो आपसे ज्यादा होशियार है। अपनी मंजिल की लकीर को आगे खिसकाना बंद करें। अपने पैसे बचाएं, अपनी आज़ादी खरीदें और याद रखें, दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती,